2026 में हमने 5 राज्यों में चुनाव देखे, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चुनाव हुआ तमिलनाडु का हुआ। वहां पर पहले से स्थापित पार्टियां जैसे एआईएडीएमके और डीएमके आज सत्ता से बाहर हो गई और एक नई पार्टी का उदय होता है, टीवी के, जिसके संस्थापक हैं एक्टर विजय। हमने देखा कि तमिलनाडु चुनाव में टीवी के पार्टी ने टोटल 108 सीटें हासिल की और उन्हें सीएम बनने के लिए टोटल 118 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन देने की बात की है, लेकिन उनकी 5 सीटें हैं और उनके समर्थन देने के बावजूद भी टोटल 113 सीटें होती हैं। तो एक्टर विजय बहुमत हासिल कर पाएंगे और क्या वो तमिलनाडु के अगले सीएम बन पाएंगे? इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। हम उनसे जानेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति कैसी रहने वाली है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या एक्टर विजय वहां पर बहुमत हासिल कर पाएंगे और क्या वो अगले सीएम वहां पर बन पाएंगे? देखिए यदि बात करें अंक गणित की तो वो अभी एक्टर विजय के पास नहीं है, टीवी के पास नहीं है। अब अंक गणित से आगे केमिस्ट्री काम करती है, तो अब उन्हें केमिस्ट्री फिट करने के लिए जो बाकी संगठन हैं उनसे सहयोग मांगना होगा। अब वो पहले ही कह चुके हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं, इसलिए वो उनसे समर्थन नहीं लेंगे। तो बचते कौन है? कांग्रेस और वो दल जिनके 2 या 4 विधायक आए हैं, उनका समर्थन यदि उन्हें मिलता है और वो गणित देखिए 118 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन यदि बहुमत साबित करना हुआ विधानसभा के अंदर, जो कि होता भी है, तो वहां फिर उन्हें 118 से ज्यादा जो विधायक हैं वो चाहिए। वो किस लिए? एक तो ये कि अभी 108 उनके विधायक जीत कर आए हैं, जिनमें कि 2 सीट से वो खुद जीते हैं, यानी कि 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी। तो उनके पास विधायक हुए 107, 5 आ गए कांग्रेस से, तो 112 विधायक उनके होते हैं। और जब विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना होगा तो उस वक्त स्पीकर भी उनकी पार्टी का होगा, तो 1 मेंबर और कम हो जाता है। तो इसके लिए उन्हें 118 नहीं बल्कि कम से कम 120 विधायक चाहिए। तो अब उनके पास देखिए सबसे पहला विकल्प तो यही है। पहले तो उनका आप ये देखिए कि वो बुधवार को राज्यपाल के पास गए सरकार बनाने का दावा लेकर, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो राज्यपाल ने उनसे यही कहा है कि आप पूर्ण मेजॉरिटी के साथ आइए, उसके बाद दावा पेश कीजिए। और आपको याद भी होगा कि 7 मई तारीख भी दे दी गई थी कि वो शपथ लेंगे, लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप बहुमत लेकर आइए, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। तो देखिए अब होना क्या है कि सबसे पहले तो उन्हें जो अंक गणित है वो अपना दिखाना होगा, यानी बहुमत के लिए उन्हें जो बाकी पार्टियों के विधायक हैं उनके भी सिग्नेचर सहमति के तौर पर देने होंगे। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि अभी कांग्रेस उन्हें समर्थन दे चुकी है, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंचे हैं। तो या तो वो डीएमके से समर्थन ले, ये एआईएडीएमके से ले, जैसा कि वो संभव नहीं लग रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि एआईडीएमके में टूट हो सकती है, वहां 2 गुट है, एक गुट चाहता है कि मिलकर सरकार बना लें, जबकि जो दूसरा गुट है वो इसके खिलाफ है। तो यदि इधर से मदद मिलती है तो वहां ये पार्टी टूट सकती है। वहीं आप देखिए कि चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें, उनके पास भी 2-2 एमएलए वहां हैं। जो दूसरी पार्टी है, चाहे पीएसके पार्टी है, उसके पास भी 4 विधायक हैं। तो ये सारे मिलकर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना समर्थन पत्र देना होगा। दूसरा यह है कि अल्पमत की सरकारें भी बनती हैं। अल्पमत की सरकार कैसी होती है कि जितने विधायक इनके पास हैं वो हों और बाकी जो विधायक हैं वो बाहर से समर्थन दें, यानी कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, जैसे कि 2006 में भी सरकार वहां बनी थी। तो बहुत सारे विकल्प अभी हैं। और जब
कहीं कुछ नहीं होगा, यानी यदि विजय समर्थन अपना नहीं पूरा दे पाते हैं तो उसके बाद राज्यपाल जो दूसरा बड़ा दल होगा जो कि डीएमके है, फिर उसको निमंत्रण देगा सरकार बनाने का, और यदि वो भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जैसा भी आपने बात की कि विजय को समर्थन देने के लिए एआईएडीएमके और डीएमके कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन विजय उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि वो उनसे समर्थन ना लेकर वहां पर जो वामपंथी जो पार्टीज हैं जैसे सीपीआई है और सीपीएम है जिनकी 2-2 सीटें हैं, उनसे समर्थन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये वामपंथ, ये लेफ्ट पार्टीज अपनी अलग विचारधारा रखते हैं, टीवी के अपनी अलग विचारधारा रखती है। अगर दोनों साथ में आती हैं तो क्या ये लंबे समय तक या पूरे अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? देखिए, ये अभी से कहना मुश्किल है कि कोई सरकार यदि अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ भी बनती है तो वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं। आप देखिए कि ऐसा दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है। यदि हम जे.एंड.के की बात करें तो बीजेपी और जो पीडीपी पार्टी थी, दोनों की विचारधारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसी थी, लेकिन फिर भी वो सरकार में रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की सरकारें बमुश्किल ही चल पाती हैं, अपना पूरा कार्यकाल कर पाती हैं। उसी तरह से यदि उत्तर प्रदेश में भी देखें तो यहाँ सपा बसपा भी मिलकर सरकार बना चुकी है, बीएसपी और बीजेपी भी मिलकर सरकार बना चुकी है, और इंडी अलायंस की यदि बात करें तो वहाँ तो सारी पार्टी ही ऐसी हैं जो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो गठबंधन में है। तो सियासत है, देखिए सियासत करने वालों की आखिरी मंजिल सत्ता ही होती है, और सत्ता तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो और वैसे भी अब जो अलायंस होगा वो पोस्ट पोल अलायंस होगा, इसमें नैतिकता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है कि हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ें तो हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे शिवसैनिक, उनके साथ सरकार बनाई। तो नैतिकता कोई मायने मुझे नहीं रखता है कि जहां सरकार बनाने की बात आती है वहां बहुत ज्यादा अब ये सब चीजें रह गई हैं। तो यदि एक्टर विजय जो हैं उनको सरकार अपनी बनानी है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, तो बहुत सारी चीजें और सिद्धांत जो हैं वो परे रखने होंगे उन्हें। इस बार जो इलेक्शन हुए इसमें सबसे बड़ा उलटफेर हमने ये देखा कि वहाँ डीएमके के जो एम.के. स्टालिन थे वो अपने ही गढ़ से चुनाव हार जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये द्रविड़ राजनीति का पतन है, या आपको लगता है कि अगले चुनाव में ये फिर से कमबैक कर पाएंगे? देखिए, अभी यदि डीएमके की बात करें और स्टालिन की बात करें तो वो भले ही चुनाव हार गए। एक तो आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है जिसकी सरकार होती है, और ये तो पार्टी हारी है, उसमें उनका हारना बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि ऐसा भी हुआ है कि पार्टी जीत गई लेकिन जो सीएम फेस है वो हार गया। उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो चुनाव हार गए हैं तो उनकी पार्टी का पतन है। अगले चुनाव में हो सकता है कि वो फिर कमबैक करें और सरकार बना लें। तो सियासत में ये सब कुछ उतार चढ़ाव हैं, ये सब होते रहते हैं, वैसा ही इसको भी देखा जाए। टीवीके को सबसे पहले जो समर्थन दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस की टोटल 5 सीट हैं। ऐसे में आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि ये कांग्रेस एक और राज्य में सरकार बनाने जा रही है, किसी के सहयोग से ही सही, लेकिन सरकार बनाने जा रही है। तो क्या कांग्रेस कमबैक कर रही है? जैसा हमने देखा पुराने कई इलेक्शनों में वो लगातार कई राज्यों में हारी है, ऐसे में ये कांग्रेस की एक नई शुरुआत है। बिल्कुल, देखिए जब वो सरकार का हिस्सा होंगे तो एक मैसेज तो जाती है। जब कांग्रेस शासित राज्यों की बात होगी तो उसमें तमिलनाडु भी होगा, तो निश्चित तौर पर जो कॉन्फिडेंस है वो भी कार्यकर्ताओं का भी बढ़ता है और नेताओं का भी बढ़ता है। लेकिन यहां आप ये देखिए कि कांग्रेस दशकों से डीएमके का सहयोगी तमिलनाडु में रहा है, उनके साथ ही वो चुनाव लड़ते रहे। इस बार भी उनके साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगा कि उधर सरकार बन सकती है, टीवीके की सरकार बन सकती है, तो उन्होंने वहां समर्थन अपना दे दिया। और इसको लेकर डीएमके की तरफ से भी बयान आया है कि
पीठ में खंजर घोंपा है कांग्रेस ने वहां उनके, क्योंकि ये सब इंडिया अलायंस के ही घटक दल थे। लेकिन जो आपने कहा कि जब भी कांग्रेस शासित सरकारों का जिक्र होगा तो उसमें तमिलनाडु का नाम भी होगा, और ये इससे अच्छा मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है कि उनकी तमिलनाडु में भी सरकार है। तो शायद अब भले ही डीएमके को ये धोखा लगे, लेकिन सियासत में, और अब तो ये कहें कि हर फील्ड में इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उन्हें वहां मिली, वो वहां अब टीवीके के हो गए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में हम देखते हैं कि वहां पर की जो जनता है वो अभिनेताओं पर ज़्यादा यकीन यानी कि ज़्यादा भरोसा करती है। अब से पहले भी हमने देखा एमजी रामकृष्णन, उसके बाद एनटीआर वहाँ पर पार्टी उन्होंने बनाई और उसमें चुनाव भी लड़े और उन्होंने पद भी हासिल किया। ऐसे में अब नए जो टीवीके के ये चीफ हैं विजय, इस पर भी जनता ने भरोसा जताया है। तो वहाँ की जनता राजनेता से ज़्यादा अभिनेता पर यकीन क्यों कर रही है? आप जयललिता का नाम भूल गए, वो भी कई दशकों तक वहाँ रही हैं सियासत में, और मुख्यमंत्री भी वो लगातार 2 बार तो कम से कम रही हैं। वो भी फिल्मी जगत से ही थी। तो देखिए, आप वैसे भी देखिए ऑल ओवर इंडिया भी जो एक्टर होते हैं उन पर जनता जल्दी आकर्षित हो जाती है, और देखा भी गया है कि कई बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी जाती है, और इतिहास रहा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में यदि इलाहाबाद में कभी कांग्रेस का गढ़ होता था और बहुगुणा को हराना वहां कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो जैसे ही कांग्रेस से अलग हुए तो अमिताभ बच्चन को वहां कांग्रेस ने टिकट दिया, और उसके बाद उनका सियासी पतन वहां हो गया। उसी तरह से राम नाईक जो हैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन गोविंदा ने उनका सियासी करियर खत्म कर दिया। तो लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और तमिलनाडु में भी वही हुआ है। और सिर्फ वो एक्टर हैं इसलिए जीते हैं ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो वादे जनता के साथ किए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी ने भी इस तरह के वादे अब से पहले किए थे। वो 8-8 ग्राम गोल्ड भी जनता को देने का वादा करके सत्ता में आए हैं। तो यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और जैसा कि थोड़ी सी अड़चन के बाद वो बन भी जाएंगे, तो ये जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल आगे साबित हो सकता है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में आगे क्या होगा इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। मैं था राज माहौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया।